हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 से। देखिए यहाँ पर आपकी बुक सेकंड चल रही है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसी क्रम में आज आपका जो है अध्याय नंबर 12वां है, विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। तो आज यहाँ पर इसका अंतिम पार्ट यानी पार्ट 2 यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए पिछले वीडियो में पार्ट 1 में आपने यहाँ पर जो है कोपेन के 3 वर्गीकरण आपने देख लिए थे। यानी पार्ट ए जो वीडियो का आपने पहले देखा था, इससे पहले चैप्टर 12 का, उसमें आपने 3 वर्गीकरण आपने देख लिए थे। यहाँ पर अब चौथा वर्गीकरण इसका जो है कोपेन का जो है ये है आपका शीत हिम वन जलवायु, जिसे हम डी में रखा गया है। ठीक है, ये जो शीत हिम जलवायु है यानी ये जलवायु है, जलवायु उत्तरी गोलार्ध में 40 से लेकर 70 अक्षांशों के बीच यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के विस्तृत महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसे हमने पुनः 2 भागों में इन्हें विभक्त कर दिया है। यानी कोपेन ने इसे पुनः 2 भागों में फिर से विभक्त कर दिया है। कौन कौन से 2 भाग हैं यहाँ पर? पहला यहाँ पर एक भाग है आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, यानी कि आर्द्र जाड़े हैं और उनसे युक्त कैसी है? ठंडी जलवायु, इसे डी में रखा है हमने। ठीक है, तो ये जलवायु कहाँ पाई जाती है? देखिए इस प्रकार की जो जलवायु है ये समुद्री पश्चिमी की तटीय है, यानी समुद्र का जो पश्चिम तटीय है वहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा जो मध्य अक्षांश है वहाँ पर पाई जाती है, यानी स्टेपी जलवायु, यानी स्टेपी जो प्रदेश हैं आपके यूरोप में पाए जाने वाले वहाँ पर, और स्टेपी से लेकर ध्रुवों की ओर ये लगातार यही वाली जलवायु पाई जाती है। तो ये नोट कर लेना। देखिए इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता ये है आर्द्र जलवायु की, आर्द्र जाड़ों से ठंडी जलवायु की विशेषता यहाँ पर यह है कि भाई यहाँ पर जाड़े ठंडे और बर्फ पड़ती है, बर्फीले होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तुषार मुक्त ऋतु छोटी रहती है, यानी तुषार मुक्त, युक्त नहीं है, मुक्त है, तुषार नहीं पड़ता है, लेकिन ऋतु यहाँ पर छोटी रहती है। ये इसकी खास बात है। दूसरी बात यहाँ पर इसमें हमें एक बात और देखने को मिलती है कि यहाँ पर वार्षिक तापांतर जो है वो अधिक होता है, यानी गर्मियों में ताप ज़्यादा और सर्दियों में अत्यंत यानी कि न्यून चला जाता है तापमान। तो यहाँ वार्षिक तापांतर हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है, वार्षिक तापांतर यहाँ पर अधिक है। इसके अलावा मौसमी परिवर्तन एकदम आकस्मिक होते हैं और ये अल्पकालिक होते हैं। यानी आप लिख लेना कि वार्षिक तापांतर अधिक, मौसमी परिवर्तन आकस्मिक और जो है अल्पकालिक होते हैं। तो ये कुछ आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु की विशेषता थी, जिसे हमने DF रखा था, यानी इसका जो है डिनोट करने वाला सिंबल है DF। ठीक है, कैपिटल D स्मॉल f। तो इसे आप लिख लेना। अगली प्रकार है इसी में, यानी कि सेकंड सब पॉइंट आपका जो सेकंड सब प्रकार यहाँ पर है इसमें, यह है शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, जिसे DW में रखा गया है। ठीक है, ये जलवायु कहाँ पाई जाती है? देखिए ये जो मेनली जलवायु है, ये वाली यह जलवायु मुख्यतः उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती है, यानी एशिया का जो उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा है। अब देखिए थोड़ा मैप से मैं समझा देता हूँ उत्तर पूर्वी कहाँ होगा। देखिए मान लेते हैं ये एशिया रीजन है, ये जो बॉक्स है ये एशिया रीजन है, तो उत्तर वाला हिस्सा आपका ये वाला होगा। ठीक है, अब बोल रहा है पूर्वी, पूर्व यहाँ पर ये होगा। अब उत्तर पूर्वी का मतलब हो गया इस साइड वाला रीजन, यानी ये जो रीजन होगा एशिया का, ये उत्तर पूर्वी वाला रीजन कहलाएगा, यानी कि NE नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कहलाएगा, यानी उत्तर पूर्वी रीजन कहलाएगा। तो देखिए ये मैं आपको मैप, देखिए मैप अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं समझा दिया है डायग्राम से, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैप में अगर आप देखें तो आप जान पाएंगे उत्तर पूर्वी जलवायु कहाँ पर होगी, तो ये यहाँ की होगी। यानी एशिया का जब उठाएंगे मैप तो आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है इस तरह की शुष्क जाड़ों से युक्त, यानी ये यहाँ पर आर्द्र नहीं होती, शुष्क जलवायु होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक खास बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जाड़ों में प्रतिचक्रवात का स्पष्ट विकास होता है तथा ग्रीष्म ऋतु में उसका कमजोर पड़ना। ठीक है, इससे क्या होता है? पवनों के प्रत्यावर्तन की मानसून जैसी दशाएं उत्पन्न करते हैं। देखिए आपने पढ़ा था, आपने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था, चक्रवात और प्रतिचक्रवात कहाँ बनते हैं? चक्रवात बनते हैं निम्न दाब वाले क्षेत्र में, निम्न दाब वाले क्षेत्र में चक्रवात बनते हैं, और प्रतिचक्रवात जो बनते हैं उच्च दाब वाले क्षेत्र में बनते हैं। यानी कि ये जो प्रतिचक्रवात बन रहा है ये कहाँ बनना है? जो उच्च दाब क्षेत्र वहाँ पे बनना है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ प्रतिचक्रवात बनना है तो यहाँ पर वायु कहीं से आ तो नहीं रही होगी, यहाँ से वायु अवतलित होकर बाहर जा रही होगी, निम्न दाब की ओर जा रही होगी वायु, और ऐसे करके प्रतिचक्रवात का निर्माण कर रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर यही रीजन है कि प्रतिचक्रवात बनने की वजह से, यानी उच्च दाब होने की वजह से ये क्षेत्र पूरा सूखा रह जाता है, यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। देखिए ये सब जो कॉन्सेप्ट है अभी आप पढ़ चुके हैं, एक चैप्टर पहले ही पढ़ा था प्रतिचक्रवात, चक्रवात, ये कहाँ कहाँ कौन कौन से दाब में जरूरत है इनकी। तो प्रतिचक्रवात के लिए इसने बता दिया, प्रतिचक्रवात बनता है यहाँ पर, इस वजह से क्या है, ग्रीष्म ऋतु में इसके कमजोर पड़ जाता है प्रतिचक्रवात। ठीक है, और इस क्षेत्र में पवनों के प्रत्यावर्तन होता है, पवनें यहाँ से लौट जाती हैं, इससे मानसून जैसी दशाएं यहाँ पर ये उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यानी प्रत्यावर्तन की मानसून जैसी, यानी पवनों की प्रत्यावर्तन की मानसून जैसी दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं प्रतिचक्रवात की वजह से, यानी मानसून यहाँ पे नहीं बन पाता है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि भाई अब यहाँ पर अगली कंडीशन बताया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर ध्रुवों की ओर गर्मियों में तापमान कम होता है
और जाड़ों में तापमान अत्यंत न्यून यानी माइनस से भी नीचे चला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है, वार्षिक वर्षा मात्र बहुत ही कम, अत्यंत अल्प 12 से लेकर 15 सेंटीमीटर के बीच होती है। 12 से लेकर, सॉरी यहाँ लिख दे रहा हूँ, 12 से लेकर 15 सेंटीमीटर के बीच यहाँ वार्षिक वर्षा होती है, ये आप नोट कर लेना। तो ऐसे करके आपने यहाँ पर देख लिया कि शुष्क जाड़ों से युक्त जलवायु जो है यहाँ पर कैसी विशेषताएं हैं वो भी आपने देख ली। तो ये तो थी शीत हिम वन जलवायु। अब अगली जलवायु जो है आपकी, यानी कि यहाँ पर अगला प्रकार है, 5वां प्रकार है, ये है ध्रुवीय जलवायु, यानी 5वां सब हेडिंग आप डालेंगे ध्रुवीय जलवायु। और ध्रुवीय जलवायु जो है ये 70 अक्षांश से ऊपर ध्रुवों की ओर पाई जाती है, यानी आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो जलवायु पाई जाएगी वो ध्रुवीय जलवायु होती है वास्तव में। तो यहाँ पर इसमें भी 2 प्रकार की जलवायु है, यानी इसमें भी, इसे भी हमने 2 पार्टों में विभक्त कर लिया है, टुंड्रा जलवायु। ठीक है, देखिए टुंड्रा के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, टुंड्रा में कौन कौन सी वनस्पतियां उगती हैं, काई, लाइकेन, पुष्पी पादप, ये छोटी छोटी वनस्पतियां होती हैं, ये उगती हैं केवल वहाँ पर टुंड्रा में, और कोई बड़ी बड़ी वनस्पतियां नहीं उगती हैं। टुंड्रा के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि पर्वतों के सबसे ऊपरी जो ढाल होते हैं, सबसे ऊपरी तरफ जो पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है वो टुंड्रा प्रकार की होती है, टुंड्रा जलवायु वाली वनस्पति होती है। ये बात आप जानते हैं, जब मैंने हिमालय वाला चैप्टर पढ़ाया था वहाँ भी बताया था मैंने आपको। हम देख रहे थे कि पहाड़ों पर किस किस तरह से जो है जलवायु परिवर्तित होने पर वहाँ पर जो वनस्पति कवरेज है, यानी कि जो वनस्पति है, वनस्पति में भिन्नता आती है, वहाँ पर मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ। तो टुंड्रा जलवायु आपको पहले से पता भी है इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर टुंड्रा जलवायु का जो नाम है बताया गया है कि इसका नाम कैसे पड़ा है, इसका नाम काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसे छोटे वनस्पति प्रकारों के आधार पर रखा गया है। ठीक है, अब देखिए ये इसकी खास बात क्या है, ये स्थायी तुषार का प्रदेश है। आप ध्यान रखना यहाँ पे कैसा प्रदेश है, ये स्थायी तुषार का प्रदेश। यानी आपने ओस और तुषार में डिफरेंस मैंने जब बताया था आपको, तो आपको पता होगा ओस क्या होती है। ओस के लिए एक स्वच्छ जो है यहाँ पे मौसम चाहिए, साफ मौसम चाहिए, और ऐसे में ओस के जो वर्षा की बूंदें होती हैं संघनित होकर, यानी वर्षा की बूंदें आसमान में ना जमकर कहाँ जमती हैं, ठोस धरातल पर जम जाती हैं, तो ओस का रूप ले लेती हैं। वहीं तुषार क्या होता है, तुषार छोटे छोटे बर्फ के जो गोलक होते हैं, बहुत ही बारीक बारीक जो रवे टाइप होते हैं, उनके रूप में जमता है। तो आपने इन दोनों में डिफरेंस पता है आपको, ओस में और तुषार में। तो यहाँ पर क्या होता है, ये तुषार पड़ता रहता है, यानी जो बर्फ है हल्की हल्की आप कह सकते हैं, जैसे बूंदें पड़ती हैं उसी तरह से बर्फ के रवे टाइप जो है वो गिरते रहते हैं, तुषार गिरता रहता है। जिसमें क्या है, अधोभूमि स्थायी रूप से जमी रहती है, यहाँ की जो जमी है, धरातल का स्तर है वो हमेशा जमा रहता है इसकी वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर टुंड्रा प्रदेशों की अगर बात कर लें, जो टुंड्रा प्रदेश आपके ऊपर पाए जाते हैं, अब आपको ये भी पता होगा कि सूर्य यहाँ पर उत्तरायण और दक्षिणायन जो होता है, आपको ये तो पता ही होगा कि उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, यहाँ पे 6 महीने का दिन, 6 महीने की रातें होती हैं। ये बात आप जानते हैं, अच्छे से पता होगा आपको। नहीं पता हो तो एक बार वो चैप्टर क्लास 6 में बताया था मैंने, वहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में आपकी यहाँ की ये लोकेशन होती है, सिचुएशन की अकॉर्डिंग यहाँ पे इतना डिफरेंस पाया जाता है। यहाँ पे बहुत लंबी रातें, बहुत लंबे जो दिन होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर टुंड्रा प्रदेशों में दिन के प्रकाश की अवधि यहाँ पर लंबी होती है। बताया गया है कि टुंड्रा जो प्रदेश है वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में जो दिन के प्रकाश की अवधि है वो काफ़ी लंबी होती है। ये आप लिख लेना इसी में। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हिमटॉप जलवायु। यानी हिमटॉप को अंग्रेजी में आइसबर्ग कहते हैं। हिमटॉप को अंग्रेजी में आइसबर्ग कहते हैं। आइसबर्ग आपने देखा होगा कि हिमटॉप पिघल रहे हैं, हिमानियाँ पिघल रही हैं, तो वो हिमटॉप यही हिमटॉप हैं। ठीक है, हिमानियाँ होती हैं बर्फ की जमी हुई नदियाँ टाइप मानी जाती हैं। हिमटॉप जो होते हैं आइसबर्ग बोले जाते हैं, यानी बर्फ का पूरा जो पूरा पहाड़ टाइप है उसे हिमटॉप या आइसबर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर अगला 5वें में सेकंड सब पॉइंट आप यहाँ डालेंगे, हिमटॉप जलवायु है, जिसे EF के तहत रखा गया है। ये जलवायु जो है मेनली आपका ग्रीनलैंड वाला रीजन जो है, ठीक है, इसके अलावा अंटार्कटिका के आंतरिक भाग, अंटार्कटिका आपको पता होगा, ठीक है, ग्रीनलैंड आपका जो है उत्तरी जो है आपका गोलार्ध में पड़ता है, अंटार्कटिका पूरा दक्षिणी गोलार्ध में है, ये आपको पता है। तो ग्रीनलैंड नाम का ग्रीनलैंड है, पूरा जमा हुआ हिस्सा है, यानी वो केवल नाम का ग्रीनलैंड है। जैसे आइलैंड है, आइलैंड जो जमा हुआ नहीं है, आइसलैंड जिसे हम बोलते हैं आइलैंड या आइसलैंड जमा नहीं है। ठीक है, वैसे ही ग्रीनलैंड क्या है, नाम का ग्रीनलैंड है, वैसे ग्रीन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी समझ रहे होंगे आप, आपने काफी बार जोक भी पढ़ा होगा कि ग्रीनलैंड केवल नाम का ग्रीनलैंड है, ग्रीन में कुछ भी ग्रीन नहीं है, पूरा बर्फ से जमा हुआ व्हाइट प्रदेश है। तो यहाँ पर वही है, ये ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में हिमटॉप जलवायु पाई जाती है। यहाँ की विशेषता ये है कि भाई यहाँ पर गर्मियों में भी तापमान जो होता है वो हिमांक से नीचे रहता है। हिमांक का मतलब आप जानते हैं, वह बिंदु जहाँ पर आकर जो आपका जल है वो जम जाता है। यानी शुद्ध जल के लिए जो हिमांक का बिंदु है या फिर जमाव बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
यानी आपको ये तो पता ही होगा, साइंस के स्टूडेंट हैं तो, कि हर तरफ के अपने अपने जमने का एक हिमांक बिंदु अलग अलग होता है। यहाँ पर जो शुद्ध जल है उसका हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बात आप जानते होंगे और मैंने पहले भी क्लियर की है। तो गर्मियों में तापमान हिमांक से नीचे यानी कि 0 से नीचे यानी माइनस में रहता है। देखिए ये लाइनों का अर्थ है, इन्हें समझने की प्रयास किया कीजिए। कुछ एक अभ्यर्थी ने कमेंट करके मुझे बोला कि सर इंटरेस्टेड नहीं है चैप्टर। इंटरेस्टेड है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग हर चीज़ पक्का पकाया चाहते हैं, कभी भी थोड़ा उसका गहराई में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। सबसे बड़ी कमी ये है। यानी यहाँ पर एक एक लाइन को तोड़कर आप पढ़ेंगे, समझते जाएंगे तो यकीन मानिए आपको टफ नहीं लगेगा। अब आप करते क्या है, आप कहते हैं अरे सर ये बहुत टफ है, या इसमें टफ क्या है, इसमें सब चीज़ें समझ में आती जा रही हैं हमें, फिर भी हमें टफ लग रहा है ये। तो ये तो आपका वहम है। अब देखिए यहाँ पर रीज़न यह है क्या है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। अब बर्फ़ की जमने की जो दर है वो जमती चली जाती है बर्फ़, यानी बर्फ़ पर परतें की परतें ऐसे करके जमती चली जाती हैं। अब चूंकि गर्मियों में भी टेम्परेचर माइनस से नीचे रहता है तो बर्फ़ पिघलती तो है नहीं। तो ऐसे करके क्या है कि जब बर्फ़ की परत दर परत जमती जाएगी तो क्या होगा, निचली परतों में विकृति आ जाएगी, यानी कि बलन पड़ जाएंगे, मोड़ पड़ जाएंगे और टूट जाएंगी परतें। तो वही चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इसी में सब पॉइंट तुषार एवं हिम, यानी कि यहाँ पर इस क्षेत्र में तुषार एवं हिम एकत्रित होती रहती है, जिनका बढ़ता हुआ दबाव हिम परतों को विकृत कर देता है। यानी हिम परतें जो होती हैं इस तरह से टूट जाती हैं दबाव के कारण, और हिम परतों के ये टुकड़े जो हैं वो आर्कटिक या अंटार्कटिक जल में खिसक कर प्लावी हिमशैलों के रूप में तैरने लगते हैं। प्लावी का मतलब एक तैरने वाली आइसबर्ग हैं, उनकी तरह तैरते हुए नजर आते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होता है, लगातार जो बर्फ़ की परत है, क्योंकि यहाँ पे ना तो वर्षा ही हो रही है ना ही टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पर, तो क्या है लगातार परतें जमती चली जाती हैं। लगातार परतों के जमने की वजह से क्या होता है, एक स्थिति ये होती है कि निचली परतों में बलन टाइप या फिर निचली परतों में विकृति टाइप पड़ जाती है, वो टूट जाती हैं। टूटने से क्या होता है, आपने देखते होंगे कि आइसबर्ग तैर रहा है, पूरा पिंड तैर रहा है। तो उस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। अब तो खैर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी आइसबर्ग टूट रहे हैं, पिघल रहे हैं, वो बात आप पढ़ चुके हैं, अभी यहाँ पर बताएंगे भी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट इस चैप्टर में। तो ऐसे करके ये आइसबर्ग टूटते हैं मेनली, यानी कि प्राकृतिक रूप से ऐसे करके टूटते हैं। लेकिन दूसरा रीजन टूटने का अब तो ग्लोबल वार्मिंग का है, वो अभी आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बताया गया है कि भाई एक अंटार्कटिक पर एक स्टेशन है 79 अंश पर, यानी दक्षिणी गोलार्ध में एक स्टेशन है अक्षांश पर, प्लेट्यू स्टेशन पर भी यही जलवायु पाई जाती है। अंटार्कटिक में 79 अंश दक्षिणी अक्षांश पर एक प्लेट्यू स्टेशन है, तो यहाँ पर भी हिमटोप वाली जलवायु यानी पूरा आइसबर्ग में जमा हुआ जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए हमने लगभग सारे प्रकार नोट डाउन कर लिए हैं। एक अंतिम प्रकार था 6वां प्रकार, तो वो है उच्च भूमि जलवायु वाला। ठीक है, यानी उच्च भूमि के संदर्भ में आप जानते हैं जैसे जैसे 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाते जाएंगे वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती जाती है। ये बात आप लिख भी चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। तो ये जो जलवायु है खास करके ये जलवायु ऊंचे पर्वतों में थोड़ी दूरियों पर मध्यमान तापमान में भारी परिवर्तन पाए जाते हैं। यानी ऊंचे पर्वतों पर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप, जैसे जैसे आप तुंगता पर ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे तो थोड़े थोड़े दूरी पर परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। नीचे आपको कुछ अलग प्रकार के, ऊपर कुछ अलग प्रकार के बन, यानी हर अंतर पर आपको जो जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे तो आपको तापमान में गिरावट महसूस होगी और वनस्पति वहाँ पर भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, इसमें वही बात जो बताई गई है कि पर्वतीय वातावरण में ऊंचाई के साथ जलवायु प्रदेशों के स्तरित ऊर्ध्वाधर कटिबंध पाए जाते हैं। ध्यान देना, स्तरित ऊर्ध्वाधर कटिबंध, यानी कि जो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक स्तर पर जलवायु चेंज हो रही है, प्रत्येक स्तर पर वनस्पति चेंज हो रही है, तो इन्हें बताया गया है स्तरित, यानी स्तर पर, प्रत्येक स्तर पर। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है लंबवत। ठीक है, तो स्तरित ऊर्ध्वाधर कटिबंध, यानी कि हर स्तर में आपने देखा होगा कि हर कटिबंध में जलवायु जो भिन्नता होती है, उस भिन्नता की वजह से वहाँ पे वनस्पतियाँ होती हैं। तो यहाँ पे भी उसी तरह स्तरित ऊर्ध्वाधर कटिबंध पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर सदाबहार टाइप बन पाए जाएंगे, ऊपर कुछ अलग बन पाए जाएंगे, ऊपर कुछ और जाएंगे, ऊपर सबसे ऊपर टुंडा वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। तो वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। देखिए ये हिंदी है, हिंदी को जितना आप गहनता से पढ़ेंगे उतना ही इंटरेस्टिंग लगेगा, जितना आप इसे टिपिकल मान के पढ़ेंगे तो बहुत कठिन लगेगी। ठीक है, तो हिंदी में जितना तोड़ेंगे आप, संधि विच्छेद करेंगे, जानेंगे तो उतना ही आपको आसान लगेगा। अगली हेडिंग है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन की बात कर लेते हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन आज के समय में गंभीर समस्या बना हुआ है और जलवायु परिवर्तन एक विचारणीय समस्या भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई पृथ्वी में कैसे कैसे जलवायु परिवर्तन हुए। यूं तो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक लगातार जलवायु परिवर्तनों की संख्या चलती आ रही है, लेकिन कुछ परिवर्तन पृथ्वी पर ऐसे भी हुए जो मानवीय हस्तक्षेप की वजह से थे। दो आप जानते हैं ये मानवीय हस्तक्षेप की वजह से परिवर्तन जलवायु में कब हुए, ये 18वीं सदी में जब औपनिवेशीकरण का काल प्रारंभ हुआ। ठीक है, तब पृथ्वी पर आपको अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले।
ये बात आप पढ़ चुके हैं और मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात। तो ये जो चीज़ें हैं जलवायु परिवर्तन के जो परिवर्तन जो है वो कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, यानी जब से पृथ्वी बनी है तब से यहाँ पे जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही है, ये बात आप जानते हैं। अब तो यहाँ पर लिख लेना इसमें पहला पॉइंट यहाँ पर भू आकृतिक लक्षण विशेषतः ऊंचाइयाँ तथा उच्च अक्षांशों में, भू आकृतिक लक्षण विशेषतः ऊंचाइयाँ तथा उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने व पीछे हटने के शेष चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। यानी भू आकृतिक लक्षण क्या क्या कहाँ विशेष करते हैं, भू आकृतिक लक्षण आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ये ऊंचाइयों पर जो उच्च अक्षांश है, इसमें हिमानियाँ जो हैं आपकी वो आगे या पीछे बढ़ी हैं, ठीक है। तो वो जो है उन आगे या पीछे बढ़ने के जो चिन्ह हैं वो आपके क्या हैं, वो ये लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के लक्षण प्रदर्शित वो चिन्ह कर रहे हैं, वो बताया गया है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो वृक्षों के तने हैं, वृक्षों के तनों में जो पाए जाने वाले वलय हैं, मोड़ हैं, तो वो भी आर्द्र और शुष्क जलयुगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। यानी वृक्षों के तनों पर जो वलय टाइप पड़ जाती हैं तनों पर, ठीक है, तने एकदम मुड़ टाइप जाते हैं, वलय टाइप पड़ जाते हैं, तो उनसे भी हमें आर्द्र और शुष्क युग जो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा आर्द्रता वाला युग और शुष्क युग जो रहा है उसकी उपस्थिति के हमें प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ रिकॉर्ड भी हैं, यानी ऐतिहासिक अभिलेख भी हैं। ऐतिहासिक अभिलेख का मतलब कि जब हमने जो है यानी कि जो अपना तापमान है, टेम्परेचर को नोट करना स्टार्ट किया या फिर जो जलवायु में होने वाले परिवर्तनों को हमने लिखना स्टार्ट किया, तो उनसे कंपेयर करके भी हम यहाँ पे पता लगा पाते हैं कि जलवायु में कितना परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। अब इस सभी हमारे पास जो भी डेटा है, इस सभी डेटा से हमें ये तो पता चल जाता है कि भाई ये जो है जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक और सतत प्रक्रिया है, यानी कि नेचुरल प्रक्रिया है। यानी कि अगर आप मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा तो भी जलवायु परिवर्तन होगा, और मानवीय हस्तक्षेप ने तो जलवायु परिवर्तन को बढ़ा दिया है। मेनली ये प्रक्रिया अगर देखी जाए जलवायु परिवर्तन वाली, तो वैसे तो ये प्राकृतिक और सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। ये पहला पॉइंट के आप सब पॉइंट पे आप नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी रिसर्च टाइप हुई हैं, यानी कुछ खोजें हुई हैं जिनसे ये साबित हो पाया है, जिनसे ये पता चल पाया है कि यहाँ पर हम आज जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पर कभी, यानी कि जो आपका राजस्थान वाला रीजन है जहाँ पे आप मरुस्थल देखते हैं, थार का मरुस्थल, तो वहाँ पर कभी मरुस्थल नहीं था बल्कि आर्द्र और शीतल जलवायु वहाँ पे थी। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिख लेना, भारत में पुरातत्व खोजें दर्शाती हैं कि ईसा से लगभग 8000 वर्ष पूर्व राजस्थान की जलवायु आर्द्र और शीतल थी। ईसा से लगभग 8000 साल पहले, ईसा आज से 2000 साल पहले हुए, लगभग 10,000 साल पहले जो है, आज से लगभग 10,000 साल पहले राजस्थान की जलवायु जो थी वो कैसी थी, एकदम आर्द्र और शीतल थी, ठीक है। शुष्क जलवायु नहीं थी, मरुस्थलीय जलवायु नहीं थी, आर्द्र और शीतल थी। ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए कुछ अभ्यर्थी अभी इतिहास से लेकर यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन अभी तक वो ये ईसा पूर्व और ये कन्फ्यूज हो जाते हैं। ईसा पूर्व जब वर्ड आता है तो उसमें 2000 की जो है वैल्यू वो हाइड होती है वहाँ पर, यानी ये बताया जाता है कि भाई ईसा से पहले, यानी ईसा कितने साल पहले हुए हैं, आज से अभी 2020 चल रहा है तो आज से 2020 साल पहले हुए हैं, इससे पहले का समय बताया गया, इससे पहले 8000 साल। अगर आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम जोड़ के बोलेंगे तो लगभग 10,000 साल हो जाएगा समय आज से। अगर देखें, अगर ईसा हम ना लगाएं कि ईसा से पहले अगर यहाँ पे ना लगाएं तो 10,000 साल हमें बोलना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 यानी 8000 ईसा से लगभग 8000 वर्ष पूर्व ऐसी जलवायु थी हमारे यहाँ। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर ईसा से लगभग 3000 से लेकर 1700 वर्ष पूर्व, यानी ईसा से लेकर 3000 से लेकर 1700 वर्ष पूर्व यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती थी। यानी ईसा से लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी 3000 से लेकर 1700 वर्ष पूर्व जो है यहाँ पे वर्षा अच्छी खासी होती थी। लगभग आज के टाइम से अगर देख लें, यानी अगर हम आज के टाइम से देखें तो 5000 से लेकर 3700 साल पहले के बीच में यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा होती थी। कहने का मतलब यहाँ पर ये दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखिए यहाँ बताया गया है कि भाई लगभग 2000 से 1700 वर्ष ईसा पूर्व यह क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था। यानी कि 2000 से 1700 वर्ष पूर्व यानी हड़प्पा संस्कृति का केंद्र आपको पता होगा, लगभग आज से लगभग 5000 साल पहले केंद्र रही थी।
वर्ष पहले केंद्र था, तो उस समय यहाँ पर ये केंद्र रहा था, क्योंकि यहाँ पे जलवायु अच्छी खासी थी तब यहाँ पे केंद्र रहा था। लगभग उसी टाइम पे यहाँ पर ये जलवायु जो थी शुष्क होना स्टार्ट हो गई, यानी उस समय तक जलवायु अच्छी खासी थी, रहने लायक थी। उसी समय जलवायु में परिवर्तन हुआ, जिस वजह से लाखों की संख्या में लोग वहाँ से जो है मर गए, अपने आप जगह छोड़ के चले गए वहाँ पर, और ऐसे करके पूरा का पूरा जो बस्ती थी वो बाद में समय के अतीत के साथ दफन हो गई। ये बात आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं। तो यहाँ पर ये पूरा लिख लेना इसी में, सेकंड का सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो खोजें हैं, यानी आपकी कुछ पुरातत्व खोजें हुई हैं, वो बताती हैं कि लगभग 50 करोड़ से लेकर 30 करोड़ वर्ष पहले, देखिए 50 करोड़ वर्ष पहले आपको पता होगा कि हमारे यहाँ कैम्ब्रियन युग था, यानी स्थल पर कोई भी जीवन नहीं था, जल में बिना रीढ़ वाली हड्डी वाले जीव थे उस समय, ठीक है। यहाँ पे यानी कि आपका कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन से आपको याद आया होगा कि भाई पहली मछली जो है ऑर्डोविसियन में ही हुई थी यहाँ पर। इसके अलावा सिल्यूरियन जो हुआ है युग, ठीक है, यानी कि स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह पौधों में देखने को मिले। तो उन युगों के दौरान जो पृथ्वी थी वो हमारी किस तरह की थी, गर्म थी। पृथ्वी ठंडी नहीं हो पाई थी उस समय, पूरी तरह से वो गर्म थी उस समय तक, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। इसके अलावा हमारे यहाँ जो प्लाइस्टोसीन या प्लीस्टोसीन जो काल बोलते हैं, उस समय अगर हम देखें तो प्लीस्टोसीन काल में या प्लाइस्टोसीन काल में हमारी जो पृथ्वी है वो एकदम, यानी एकदम कहते हैं बिल्कुल हिमयुग रहा है, बिल्कुल ठंडी रही है, बर्फ से जमी हुई रही है। ये प्लीस्टोसीन युगांतर के दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियां रही हैं। हिमयुग का मतलब होता है पूरी तरह से जमी हुई, अंतर हिमयुग का मतलब यह कुछ जमी हुई और कुछ पिघली हुई, ठीक है, यानी वहां पे दोनों विशेषताएं थी, गर्म और ठंडी की विशेषताएं थी। हिमयुग का मतलब बिल्कुल ठंडी ठंडी, ठीक है, बिल्कुल जमी हुई, तो ये बताया गया है, ठीक है। प्लाइस्टोसीन में आपके यहाँ कुछ इस तरह की यहाँ पे रही हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हमारे यहाँ अंतिम हिमयुग, यानी पूरी तरह से हमारे यहाँ अंतिम हिमयुग जो था, पूरी बर्फ से जमा हुआ हिमयुग जो था वो 18,000 वर्ष पूर्व था, यानी पूरी तरह से अंतिम हिमयुग हमारे यहाँ जो था वो लगभग 18,000 साल पहले था। और वर्तमान अंतर हिमयुग, यानी अंतर हिमयुग मतलब कुछ हिमयुग की विशेषताएं, कुछ उसमें ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं भी समाहित थी, तो वो लगभग आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। अब देखिए एक जीव है, एक प्राणी है जिसका नाम आपने सुना होगा, इसको मैमथ कहते हैं, मैमथ, ठीक है। मैमथ के बारे में आपने शायद कुछ नए अभ्यर्थी हैं वो नहीं जानते होंगे, और जो लोग जानते हैं टीवी वगैरह में देखा है या फिर डिस्कवरी चैनल वगैरह में देखा है तो जानते होंगे। मैमथ वो इसी काल का जानवर था, यानी हिमयुग का ही जानवर था मैमथ। यानी जो आप हाथी देख रहे हैं आज का हाथी तो बहुत छोटा है, उस समय के जो हाथी थे वो बहुत विशाल का हाथी होते थे, लगभग हम मान सकते हैं डायनासोर जैसे ही हाथी थे वो। उनके पूरे शरीर एकदम बहुत बड़े बड़े उनके जो होते थे दांत होते थे, और पूरे शरीर जो होता था पूरा बालों से ढका हुआ होता था। आपने देखा होगा कि अभी साइबेरिया में कुछ दिन पहले, आज से लगभग 7-8 साल पहले, एक इसके शिशु का कंकाल भी मिला था। शिशु जो एक बच्चा है, यानी कि जो मैमथ है, मैमथ के बच्चे का अवशेष भी मिला था वहाँ पर। वो बाकायदा वैज्ञानिकों ने से मैमथ के अवशेष को निकाल लिया, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो अवशेष आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वो जो है मैमथ था वो यही आपके हिमयुग से ही बिलोंग करता था, समझ रहे हैं आप। तो ये मैमथ जो था वो हिमयुग से ही बिलोंग करने वाला प्राणी था। तो ऐसे करके आपने जान लिया कि भाई हिमयुग रहा है हमारे यहाँ। तो ये सब आपने देखा, ये सब चीज़ें जो थी, यानी आज जो आप जैसी पृथ्वी आप देख रहे हैं उस तरह की पृथ्वी तो थी नहीं, यानी शुरुआत में गर्म रही है, फिर ठंडी हुई है, हिमयुग रहा है, उसके बाद फिर ऐसी दशाएं बनी है कि आप देख पा रहे हैं कि जो विषुवत पृथ्वी है वहाँ पे एरिया गर्म हुआ है, क्षेत्र गर्म है, उसके ऊपर वाला कुछ क्षेत्र ठंडा होता चला गया है। तो ये जलवायु की भिन्नताएं हैं, वो जलवायु परिवर्तन है, कोई एक दिन में होने वाली क्रिया नहीं रही है, एक लंबी प्रक्रिया रही है, एक सतत प्रक्रिया रही है, जिसका परिणाम आज पृथ्वी पर आप देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली होंगी। अगली इसी में सब हेडिंग आपकी जो है ये है अभिनव पूर्व काल में जलवायु, यानी आज से कुछ साल पहले जो है जलवायु में परिवर्तन जो हुआ है, आज से कुछ साल पहले की जो जलवायु है वो किस तरह की रही है, यानी आज से कुछ साल पहले की जो जलवायु है वो कैसी रही है, अभिनव पूर्व काल में जलवायु वो कैसी रही है। अब देखिए हमारे यहाँ आपने ये बात तो पढ़ी होगी कि हमारी जलवायु में सबसे ज़्यादा जो जलवायु में भिन्नताएं आई हैं वो 1990 के दशक में स्टार्ट हुई हैं, यानी 1990 के दशक में मौसम में खास करके परिवर्तन आपको देखने को मिले हैं। तो वो बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिख लेना कि पिछली शताब्दी के 90 के दशक में चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई हैं। इसी में सब पॉइंट 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया है, यानी 1990 के दशक में सबसे ज़्यादा गर्म तापमान रहा एक पूरे साल का। देखिए जगह का नाम नहीं लिया गया है, पूरे साल का यहाँ पे दर्ज किया गया है तापमान। आप कंफ्यूज मत हो जाना, कल आप ये कहेंगे सर आपने कल वाले वीडियो में तो बताया कि भाई 1922 में सबसे गर्म तापमान दर्ज किया गया था, अब आप कह रहे हैं कि 1990 के दशक में सबसे ज़्यादा गर्म रहा है।
तो 1990 में पूरा ईयर को काउंट किया गया है कि पूरा साल गर्म रहा है, उसे काउंट किया गया है, किसी पर्टिकुलर जगह को काउंट नहीं किया गया है। ध्यान रखना है इस पर, कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है। वो केवल स्थान का बताया गया था कि भाई इतना गर्म स्थान इतना रहा है, कहाँ रहा है, ये वो बताया गया था। यहाँ पर पूरा साल का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ ये। तो आपने ये नोट कर लिया होगा यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि भाई सहारा मरुस्थल जो है आपका, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित एक साहेल प्रदेश है। तो वहाँ पर 1967 से लेकर 1977 तक जो है विनाशकारी सूखा पड़ा। वो भी इसी बात का परिणाम था, परिवर्तन का। ये आप नोट कर लें, सूखा पड़ा, इतना ही लिख लेना आप। इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान के जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, जिसे हम धूल का कटोरा कहा जाता है, यहाँ पर भी भीषण सूखा आपका पड़ा था। और ये सभी जो मौसमी घटनाएं हैं आपकी, ये सभी अभिनव पूर्व काल में, यानी अभी आपका नूतन काल है, नूतन काल में ही होने वाली घटनाएं हैं। ये सब मौसमी परिघटनाएं क्या है, ये जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। इसके अलावा यहाँ पे यूरोप की स्थिति बताई गई है कि भाई यूरोप में भी इस तरह के अभी हाल में ही कुछ युग रह चुके हैं, जिनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। जैसे सेकंड पॉइंट में लिख लेना कि यूरोप अनेकों बार उष्ण, गर्म, आर्द्र, शीत और शुष्क युगों से गुजरा है। यानी यूरोप में पूरी तरह से शुष्क यानी शीत युग नहीं रहे हैं, यहाँ पर सब तरह के युग रह चुके हैं यूरोप में भी, ठीक है। जैसे आजकल यूरोप तो ठंडा माना जाता है, लेकिन पहले का समय यूरोप रहा है वो ठंडा नहीं रहा है एकदम। बताते हैं यहाँ पर एक जिक्र यहाँ पे किया गया है कि 10वीं और 11वीं शताब्दी, यानी यहाँ पर क्या है, 10वीं और 11वीं शताब्दी की उष्ण और शुष्क दशाओं के कारण यहाँ पे एक वाइकिंग की कबीला था, ये ग्रीनलैंड में जाकर बस गया था। यानी यहाँ पर इतना ज़्यादा उष्ण और शुष्क मौसम हो गया था यूरोप का कि यहाँ यूरोप को छोड़कर इसके एक द्वीपीय जो है क्षेत्र है ग्रीनलैंड, वहाँ पर एक कबीला चला गया था। यानी आज की डेट में आप ग्रीनलैंड को देखते हैं तो पूरा आइसबर्ग से जमा हुआ क्षेत्र है, पूरा बर्फीला क्षेत्र है। लेकिन उस समय स्थिति ये थी कि ग्रीनलैंड रहने लायक जगह थी, तो उसका जिक्र यहाँ पर मिलता है इतिहास में, तो बताया गया है। तो आप लिख लेना इसी में सब पॉइंट कि 10वीं और 11वीं शताब्दी की उष्ण एवं शुष्क दशाओं के कारण वाइकिंग कबीले ग्रीनलैंड में जा बसे थे, ठीक है। इसी में अगला सब पॉइंट, इसी में देखिए यूरोप में सन 1550 से लिख दे रहा हूं यहाँ पर, कब से, सन 1550 से लेकर सन 1850 के दौरान यहाँ पर लघु हिमयुग, यानी कि लघु हिमयुग का मतलब ये है एक हिमयुग जैसे ही लक्षण, एकदम जमा हुआ क्षेत्र जैसे लक्षण है, तो ये लक्षण यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। ये इन्हें अनुभव किया गया है, ये लिख लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ थर्ड पॉइंट में बताया गया है। थर्ड पॉइंट 1885 से लेकर 1944 तक विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है। यानी 1885 से लेकर 1940 तक जो विश्व का तापमान है ये फिर बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर औपनिवेशीकरण के दौरान जो तमाम उद्योग धंधे लगे उनसे एकदम विश्व के तापमान में जो बढ़ने की प्रवृत्ति पाई गई, ये आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हैं। अगली सब हेडिंग आपकी जो है ये है जलवायु परिवर्तन के कारण। देखिए जलवायु परिवर्तन मेनली दो कारणों से होता है। इसमें पहला कारण तो जो है आपका खगोली है। खगोली का मतलब जो आकाशीय घटनाएं जो होती हैं आपकी, यानी आपके सूर्य, चंद्रमा, जो ग्रह नक्षत्र हैं, इनके कारण जो होने वाले परिवर्तन है उनका प्रभाव आपकी पृथ्वी के धरातल पर भी देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे तापमान में, सूर्यातप वगैरह में डिफरेंस आता है, तो वो तो खगोलीय घटनाओं से संबंधित है। और दूसरा कारण है पार्थिव कारण। पार्थिव कारण का मतलब होता है जो पृथ्वी पर मौजूद तत्व हैं, पृथ्वी पर मौजूद जो पदार्थ हैं, उनके कारण आने वाले परिवर्तन। तो ये दोनों ही परिवर्तन जो है जलवायु परिवर्तन के मेन कारण होते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें लिख लेना कि इन्हें खगोलीय और पार्थिव कारणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कौन कौन से में, खगोलीय में और पार्थिव कारणों में इन्हें हम वर्गीकृत कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसे मैं हेडिंग वाइज लिखवा दूंगा तो ज़्यादा बेटर, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और देखने में भी। तो यहाँ पर पहली हेडिंग आप डाल लेना ऐसे करके कि खगोलीय कारण, यानी कि जो आपके जलवायु में परिवर्तन आने के खगोलीय कारण हैं उन्हें आप हेडिंग के रूप में लिखेंगे आप, ठीक है। हेडिंग डाल लेना खगोलीय कारण। तो इसमें अब आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे कि इनका संबंध, यानी इन कारणों का, इनका संबंध सौर कलंकों की गतिविधियों से उत्पन्न सौर्यक निर्गत ऊर्जा में परिवर्तन से है। सौर कलंक का मतलब एक धब्बा होता है सूर्य के ऊपर बन जाता है, तो उससे क्या होता है, धब्बे के बनने से जो सूर्य जो ऊर्जा निकालता है उस ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर वही लिख लेना, इनका संबंध सौर कलंकों की गतिविधियों से उत्पन्न सौर्यक निर्गत ऊर्जा में परिवर्तन से है। अब देखिए सौर कलंक जो है लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे सब पॉइंट। सौर कलंक क्या होता है, सौर कलंक सूर्य पर काले धब्बे होते हैं जो
एक चक्रीय ढंग से, यानी कभी घटते हैं तो कभी बढ़ते हैं, जो चक्रीय ढंग से घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इसी में लिख लेना, इनकी संख्या बढ़ने पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। यानी सौर कलंकों की अगर मान लो संख्या सूर्य पे बढ़ गई है तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश कम आएगा और ऐसे करके हमारी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी और यहाँ पर तूफानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, वहीं मान लेते हैं इनकी अगर संख्या कम हो गई, यानी सौर कलंक हट गए, वहां से कम हो गई, इनकी संख्या मान लो घट गई। इनकी संख्या घटने से क्या होता है, उष्ण और शुष्क दशाएं उत्पन्न होती हैं। सूर्य का प्रकाश एकदम बहुत तेजी से हमारे यहाँ आएगा और सूर्य के प्रकाश की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारे यहाँ क्या है, गर्म और शुष्क दशाएं फिर उत्पन्न होती हैं। तो ये लिख लेना आप। अब दूसरा खगोलीय सिद्धांत और है यहाँ पर सेकंड पॉइंट में, दूसरा खगोलीय सिद्धांत जो है वो मिलेंकोविच दोलन के नाम से जाना जाता है। सेकंड खगोलीय सिद्धांत जो है, यानी एक अन्य खगोलीय सिद्धांत जो है मिलेंकोविच दोलन है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षीय लक्षणों में बदलाव के चक्रों, पृथ्वी की डगमगाहट तथा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तनों के बारे में अनुमान लगाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, ये बात आपको पता है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक नियत कक्षा में चक्कर लगा रही है। अब जो मिलेंकोविच दोलन है वो ये व्याख्या करता है कि भाई पृथ्वी की जो कक्षा है, इस कक्षा में जो है, इस पथ में पृथ्वी अपने पक्ष से कभी कभी विचलित हो जाती है। ये मिलेंकोविच दोलन की जो व्याख्या वो ये कहती है कि पृथ्वी जो है अपने अपने जो पथ है, यानी अपना कक्षा, यानी कि अपने पथ में, जिस पथ में जो है पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य का, तो उस पथ से कभी कभी विचलित हो जाती है, थोड़ा बहुत हट जाती है, या फिर जो झुकाव है, जो 23.5 अंश का झुकाव है, वो झुकाव थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से भी क्या होता है कि सूर्यातप का प्रमेय, सूर्यातप जो हमें मिलता है पृथ्वी पर, उससे उसमें परिवर्तन आ जाता है। यानी आप खुद सोचिए कि भाई लगातार जो कोई झुकाव है 23.5 अंश का कोण है वो लगातार परिवर्तित होकर एक आध इंच, यानी कि माइनर सा भी डिफरेंस होगा तो यहाँ पे सूर्यातप में डिफरेंस आ जाएगा, हमें मिलने वाले सूर्य के प्रकाश में डिफरेंस आ जाएगा। तो इन जो घटनाएं हैं, इन पृथ्वी का अपने पथ से डगमगाना या फिर जो झुकाव है, झुकाव में परिवर्तन होना, इन्हें मिलेंकोविच दोलन के नाम से जाना जाता है, मिलेंकोविच दोलन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अगली हेडिंग इसमें लिख लेना, अगली हेडिंग में यहाँ डलवा देता हूँ, ये है पार्थिव विकिरण। कौन सी है ये, पार्थिव विकिरण। पार्थिव का मतलब क्या होता है, जानते हैं, पृथ्वी पर मौजूद जो पदार्थ हैं, ठीक है, उनसे होने वाला क्षति या उनसे जलवायु में होने वाला परिवर्तन। तो पार्थिव विकिरण में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, पृथ्वी पर जो पदार्थ मौजूद हैं उनमें ज्वालामुखी उद्भेदन है। ये ज्वालामुखी क्रियाएं पृथ्वी पर ही होती हैं। तो ज्वालामुखी उद्भेदन जो होता है वो वायुमंडल में बड़ी मात्रा में एरोसॉल, यानी धूल, जो कण हैं वो कणों को भी वायुमंडल में फेंक देता है। और एरोसॉल जब लगातार, यानी एरोसॉल लंबे समय तक जब वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और पृथ्वी की सतह पर ये पहुंचने वाले सौरिक विकिरण को ये कम कर देते हैं। यानी कि जब एरोसॉल जो होते हैं वो लंबे समय तक वायुमंडल में अगर विद्यमान रहते हैं तो क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर जो पहुंचने वाला सौरिक विकिरण है इसको ये कम कर देते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लेना। देखिए, हाल की कुछ घटनाओं का यहाँ पे जिक्र किया गया है, जैसे आपका जो पिनाटोबा है और एलसेओन है या एलसेओल है, तो ये दो ज्वालामुखी अभी उद्भेदन हुए तो इनसे पृथ्वी के तापमान में गिरावट आ गई। पिनाटोबा जो है आपका खास करके फिलीपींस में पड़ता है, एलसेओल जो है वो आपका मैक्सिको में पड़ता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई इन दो उद्भेदनों से वैज्ञानिकों ने जो पृथ्वी का तापमान का अनुमान लगाया वो बिल्कुल सही सटीक हुआ और बताया यहाँ पर इनके बारे में। तो यहाँ पर आप लिख लेना इसी में सब पॉइंट कि हाल ही में हुए पिनाटोबा तथा एलसेओल ज्वालामुखी उद्भेदनों के साथ बाद पृथ्वी का औसत तापमान कुछ हद तक गिर गया था। अब देखिए, सबसे बड़ा जो मानवोद्भवी जो कारण है वो है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी मानव के द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उससे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं तो वो लगातार वायुमंडल की जो ताप है, ताप को एब्जॉर्ब कर ले रही हैं, उसको बाहर निकलने नहीं दे रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो इससे बताया गया है कि भाई कि जलवायु पर पड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मानवोद्भवी कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता सांद्रण है। इनकी सांद्रता लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, यानी इससे भूमंडलीय ऊष्मन लगातार हो रहा है, ठीक है। हो सकता है या नहीं हो सकता है या हो रहा है, वो आप लिख लीजिए अगला पॉइंट। तो ऐसे करके आपने यहाँ पर देख लिया पूरा कि ये जलवायु परिवर्तन के कारण कौन कौन से हैं। अगली जो हेडिंग है आपकी ये है भूमंडलीय ऊष्मन, यानी कि जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, इसके बारे में बात हो रही है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए भी ये नया नहीं है,
इसके बारे में हमने जब यहाँ पे बताया था, यानी कि आपको हमने विकिरण के बारे में जब बात कर रहे थे, सौरिक विकिरण की बात कर रहे थे, उस समय हमने इसके बारे में जिक्र किया था वहाँ पर। और आपको याद भी होगा कि पृथ्वी जो है जो ऊष्मा प्राप्त करती है, जो ऊर्जा प्राप्त करती है विकिरण के रूप में, उसे रखती नहीं, उसे वापस लौटा देती है। कई बार क्या होता है कि भाई जो आपके यहाँ जो गैसें कुछ मौजूद हैं, वो गैसें होती हैं, वो गैसें उस ऊष्मा को, उस विकिरण को अपने आप में समेट देती हैं, अपने आप में समाहित कर लेती हैं। इस वजह से क्या होता है कि भाई जब पृथ्वी से वो ऊष्मा या ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाती है, वो ऊष्मा या ऊर्जा पृथ्वी पर ही बनी रहती है, तो यहाँ पर क्या करती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग या फिर भूमंडलीय ऊष्मन के नाम से जानते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आए हैं और पढ़ते आ रहे हैं लगातार, और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई होता कैसे है, क्या क्या होता है। तो बताया गया है कि वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती हैं, यानी कि जो दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण आ रहा है उसको अवशोषण कर लेती हैं, यानी वापस पार्थिव विकिरण जो निकलने वाला है पृथ्वी से बाहर, उसे अवशोषित कर लेती हैं। यानी ये तो आपको पता होगा कि सूर्य से जो विकिरण आता है उसे वो हमें लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। वहीं जो हम जो विकिरण बाहर निकालते हैं, वो पार्थिव विकिरण बाहर निकालते हैं, वो दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। तो जो कुछ गैसें ऐसी होती हैं वो दीर्घ तरंगों वाले विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं, तो इन्हें गैसों को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इन गैसों को जो अब्जॉर्ब कर रही हैं विकिरण को, दीर्घ तरंग वाले विकिरण को अब्जॉर्ब कर रही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर वायुमंडल का जो तापन करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ग्रीन हाउस होता क्या है वास्तव में? देखिए ये जो शब्द है, ये जो ग्रीन हाउस शब्द है, ये ग्रीन हाउस कॉन्सेप्ट से लिया गया है। ग्रीन हाउस क्या था? ये ठंडे इलाके होते थे, यानी आपके यहाँ जो बर्फ वाले, बहुत ज़्यादा बर्फ वाले इलाके होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो ठंड पड़ती है यहाँ पर, वहाँ पर ऐसे घर बनाए जाते हैं जिनमें ऊष्मा जो है रिजर्व की जा सके, यानी ऊष्मा हम रख सकें उस घर में। यानी कि जो घर के बाहर है, घर के बाहर तो माइनस में भी टेम्परेचर हो, लेकिन घर के अंदर का टेम्परेचर जो है गर्म बना रहे, तो उन घरों को हम मेनली ग्रीन हाउस के नाम से कहते हैं। तो ग्रीन हाउस में क्या करते हैं, ग्रीन हाउस एक कांच का बना होता है। यहाँ पर कांच में क्या होता है कि जो सौर विकिरण है वो लघु तरंगों के रूप में यहाँ पर पारदर्शी होता है, इस वजह से यहाँ अंदर पहुँच तो जाता है, लेकिन यहाँ से बहिर्गामी दीर्घ तरंगें जो होती हैं वो अपारदर्शी होती हैं। यानी दीर्घ तरंगें जो होती हैं वो अपारदर्शी होती हैं, लघु तरंगें पारदर्शी होती हैं, जो कि कांच में प्रवेश तो करेंगी लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो ऐसे करके क्या होता है, कांच के अंदर वाली जो चीज़ें होती हैं, कांच के अंदर जो 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 मौजूद हैं, वो सारे तत्व जो है गर्म हो जाते हैं। वहाँ की बायो, वहाँ का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ के अंदर का, वो पूरा गर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल मैं एक देता हूँ। अगर आप गर्मी के मौसम में या फिर किसी भी मौसम में आप ले लीजिए, यानी गर्मी के मौसम का ही ले लेते हैं, जो एक मान लीजिए गाड़ी है, कार है, कार के जब हम शीशे से सब बंद कर देते हैं तो क्या होता है, कार के अंदर जो गैसें मौजूद होती हैं, वो गैसें क्या होती हैं, जैसे ही उनके अंदर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो अंदर से कार जो होती है एकदम उबलने लगती है। यानी आपने देखा होगा, काफ़ी बार न्यूज़ में पढ़ा होगा कि देखिए इस गाड़ी में छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए बंद हो गए, और बंद होने से क्या हुआ कि गैस बनने की वजह से बच्चे यहाँ पर दम घुट के खत्म हो गए या उनकी मृत्यु हो गई। वो होती क्यों मृत्यु? इसलिए होती है कि यहाँ पर यानी कि सूर्य का प्रकाश तो एक बार चला गया यहाँ पर कांच से, अब वो जो वहाँ पर मौजूद, उसके अंदर एक गाड़ी में मौजूद ऑलरेडी वायु है, वो वायु में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस भी वहाँ मिली हुई हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस ने क्या किया, जो विकिरण आया था उस विकिरण को जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया, उसे बाहर नहीं निकलने दिया। अब वो लगातार जो विकिरण है उसका तापमान लगातार बढ़ता चला जाता है। तभी हमें जो है, जो आपने देखते होंगे कि बंद गाड़ी वगैरह जो होती है, धूप में खड़ी होती है, उसमें बाहर की अपेक्षा, यानी कि हमारे बाहर के वातावरण की अपेक्षा जब हम उस गाड़ी में बैठते हैं तो वहाँ पर हमें ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। आप सबने महसूस किया होगा, देखा भी होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि ये जो प्रक्रिया है पूरी ग्रीन हाउस वाली कहलाती है। तो ग्रीन हाउस मेनली कांच के घर होते हैं जिन्हें ठंडे इलाकों में बनाया जाता है, उनका उद्देश्य यही होता है कि गर्म रखना है अंदर। तो ग्रीन हाउस लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप जान लीजिए। अब बात करते हैं कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनकी बात करते हैं। कौन कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस बोली जाती हैं? तो वर्तमान में जो चिंता का कारण बनी ग्रीन हाउस गैसों में आपका CO2 है, वर्तमान चिंता का कारण बनी गैसों में आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, आपकी मीथेन है, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है, इसके अलावा ओजोन भी है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें कुछ अन्य गैसें भी हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO है, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड CO, यानी कोयले के दहन से निकलने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बारे में आप जानते होंगे। तो ये आसानी से ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती हैं।
यानी ये कुछ गैसें हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये तो मेनली ऊपर ग्रीन हाउस गैसें हैं, और ये भी जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस गैसों की भांति प्रक्रिया करती हैं। तो ये जो गैसें हैं ये सब क्या है, ये वायुमंडलीय ऊष्मन को बढ़ाने में सहायक है, वायुमंडलीय ऊष्मन को बढ़ाने का प्रमुख कारण है ये गैसें। यानी इनकी सांद्रता, इनकी मात्रा जैसे वायुमंडल में बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर कहने का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही बात दोहराई गई है यहाँ पर थर्ड पॉइंट में कि भाई किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव इसके सांद्रण में वृद्धि यानी इसकी मात्रा में वृद्धि के परिमाण, वायुमंडल में इसके जीवन काल और इसके द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कितना डालेगी, इसका कितना, इसके सांद्रण की वृद्धि के परिमाण पर, वायुमंडल में इसका जीवन काल कितना है, इसके अलावा इसके द्वारा अवशोषित विकिरण है उसकी लंबाई कितनी, इस पर डिपेंड करता है। ये लिख लेना आप। अब देखिए ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं इनकी लंबाई जितनी होगी, यहाँ बताया गया है ग्रीन हाउस गैसों के अणु जितने लंबे समय तक बने रहते हैं उतने समय तक क्या है, यानी उतने समय तक हमारे उनके द्वारा लाए गए परिवर्तनों से पृथ्वी के वायुमंडलीय तंत्र को उभरने में उतना अधिक समय लगता है। यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस के अणु हैं वो जितने लंबे समय तक हमारे वातावरण में मौजूद रहते हैं तो इसके द्वारा जो परिवर्तन लाए जाते हैं वो भी एक लंबे समय तक आपके वायुमंडलीय तंत्र में बने रहते हैं। यानी हमारा वायुमंडलीय तंत्र नॉर्मल नहीं हो पाता है। अगर ज़्यादा यहाँ पर हमारे यहाँ तत्व ग्रीन हाउस गैसों के अणु मौजूद होंगे तो वायुमंडल को नॉर्मल होने में काफ़ी लंबा समय लगेगा। अब बात करते हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा सांद्रण किसका है, सबसे ज़्यादा जो सांद्रता है किसका, कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा किसका है, ये है CO2 का। ये वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक जो सांद्रण है, सबसे ज़्यादा हानिकारक बोली जा सकती है वो CO2 है। देखिए CO2 का जो उत्सर्जन है वो मेनली आपका जीवाश्म ईंधन यानी कोयला या गैस इनके दहन से होता है, ये नोट कर लेना। इसके अलावा जो CO2 है ये वन और महासागर यानी वनों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा महासागरों में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ये इनके कुंड होते हैं, कुंड का मतलब जमाव स्थल सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है। जैसे वन के बारे में आपको देखें, आप लोग जानते होंगे कि वनों को अपनी वृद्धि के लिए पौधे क्या करते हैं, पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, बात आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वनों का बहुत ज़्यादा दोहन करते जाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब करने वाली क्षमता जो पेड़ों की होगी यानी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर लगातार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वन है ही नहीं, वन आप काटते जा रहे हैं तो वायुमंडल में इसे एब्जॉर्ब कौन करेगा, इसे अवशोषित कौन करेगा, गैस को कोई है ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाला। ऑब्वियसली बात है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वन क्या करते हैं, वो CO2 का कुंड है, CO2 को पूरा ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिख लेना सब पॉइंट कि जंगलों की कटाई से CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे समंजित करने के लिए यानी इसकी बढ़ी हुई मात्रा को समंजित करने के लिए CO2 को कितना लगभग 20 से 50 साल का समय लग जाता है। यानी कि जंगलों की कटाई से CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे समंजित करने के लिए CO2 को 20 से 50 वर्ष लग जाते हैं। और CO2 की सांद्रता जो बढ़ रही है वायुमंडल में वो लगभग 0.5% की दर से ये बढ़ रही है। अगला चौथा सब पॉइंट इसमें नोट करेंगे आप, इसी में चौथा सब पॉइंट देखिए, जो जलवायु मॉडल है, जलवायु मॉडलों में जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का आकलन हम जो करते हैं तो वहां पर CO2 की मात्रा को इसके पहले के औद्योगिक स्तर से दुगना करके हम करते हैं। यानी जब हम जलवायु परिवर्तनों में यानी कि जो आपके महासागरों वगैरह में CO2 को हम पता लगाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो CO2 की मात्रा का पूर्व औद्योगिक स्तर है यानी पहले का औद्योगिक स्तर है उसको हम डबल कर देते हैं, उसके हिसाब से परिवर्तन का हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे नोट कर लेना। तो आपने CO2 के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं आपकी अगली जो है जो गैस है ये है ओजोन। ओजोन के बारे में वैसे आप सब जानते हैं, ओजोन जो है आपके समताप मंडल में स्थित है और ये पराबैंगनी जो किरणें हैं, पराबैंगनी रेडिएशन है उसको हमारे पृथ्वी पर आने से ये रोकती है। तो यहाँ पर वही बताया गया है अगला पॉइंट कि ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होती है और यहाँ पर ये पराबैंगनी किरणें जो हैं वो ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती हैं। यानी ये पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वहां पर वो क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन को क्या कर देती हैं यानी O2 को O3 में कन्वर्ट कर देती हैं। ध्यान रखना किसको, पराबैंगनी किरणों से O2 जो होती है रिएक्ट करके O3 में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती, यानी ऊपर ही O2 से क्रिया करके इसे O3 में कन्वर्ट कर देती हैं और ऐसे करके ये पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती हैं। O2 का मतलब जानते होंगे ऑक्सीजन का सूत्र है, O3 ओजोन का सूत्र है, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि समताप मंडल में बाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैसें भी ये ओजोन को नष्ट करती हैं। यानी कि समताप मंडल में जो कुछ ग्रीन हाउस गैसें भी पहुंच जाती हैं वो भी ओजोन को क्षरण करती हैं, ओजोन का क्षरण करती हैं। इसके अलावा ओजोन का सबसे ज़्यादा क्षरण जो हुआ है वो अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है।
कहाँ पर हुआ है? अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है, लिख लेना। ठीक है, इसी में अगला सब पॉइंट लिख लेना। समताप मंडल में ओजोन का जो सांद्रण का ह्रास जो है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ओजोन छिद्र कहते हैं। यानी कि समताप मंडल में ओजोन की परत का जो ह्रास होता है उसे हम ओजोन छिद्र के रूप में जानते हैं उसे। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए गए हैं आपके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए। इसी दिशा में एक प्रयास है आपका क्योटो प्रोटोकॉल के रूप में है। अब देखिए यहाँ पर नोट कर लेना आप अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण क्योटो प्रोटोकॉल जिसकी घोषणा सन 1997 में की गई थी। कब की गई थी? 1997 में की गई थी। अब देखिए ये प्रभावी कब से हुआ है, ध्यान रखना। ये सन 2005 में प्रभावी हुआ है और इस घोषणा को 141 देशों ने अनुमोदित किया। यानी समर्थन अनुमोदन कितने देशों ने किया? 141 देशों ने किया है। इसके अलावा जो क्योटो प्रोटोकॉल है, सेकंड सब पॉइंट या नोट कर लेना, ये 35 औद्योगिक राष्ट्रों को, यानी इसमें 141 देशों में 35 औद्योगिक राष्ट्र हैं, ठीक है, जो तेजी से बढ़ते हुए आगे राष्ट्र हैं, 35 औद्योगिक राष्ट्र हैं, इनको परिबद्ध किया कि वे 1990 के उत्सर्जन स्तर में वर्ष 2012 तक की 5% की कमी लाएं। यानी 1990 का जो उत्सर्जन स्तर था, तो उस उत्सर्जन स्तर से सन 2012 तक 5% तक की कमी लेकर आनी थी। ये आप नोट कर लेना, ठीक है। यानी क्योटो प्रोटोकॉल ने 35 औद्योगिक राष्ट्रों को परिबद्ध किया कि वे सन 1990 के उत्सर्जन स्तर में वर्ष 2012 तक 5% की कमी लाएं, ठीक है। 1990 में जो उत्सर्जन कर रहे थे उस मात्रा में लगभग 2012 तक इन्हें 5% की कमी कर लानी थी इसमें। ये तो आपने देख लिया क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। आगे देखते हैं। अब देखिए भूमंडलीय तापन के बारे में आप ऑलरेडी सब जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। भूमंडलीय तापन होने से क्या होता है, हमारे ग्लेशियर पिघलते हैं। ग्लेशियर पिघलने से क्या होता है, जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी के तटीय इलाके हैं, वो जलमग्न हो जाते हैं, काफ़ी जगह डूब जाती है। इसके अलावा हमारा जो पोषक तंत्र है, पोषक तंत्र जो है वो भी प्रभावित होता है। पूरा लाइफ साइकिल जो है वो उससे पूरी प्रभावित होती है। और कहीं ना कहीं पृथ्वी का तापमान बढ़ने से पूरा जीवन की जो दैनंदिन की जो यानी पर डे होने वाली क्रियाएं हैं वो भी प्रभावित होती हैं। तो कहीं ना कहीं भूमंडलीय तापन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ये बात आप जानते हैं। तो वही दुष्प्रभाव इसका बताया गया है, लिखना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आगे बचे हुए चुनिंदा पॉइंट है, वो लिखवा देता हूँ। अब जैसे यहाँ बताया गया है कि 7वां पॉइंट कि पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का जो औसत वार्षिक तापमान होता है वो लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है। 7वां पॉइंट ये नोट कर लेना। अब देखिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो 20वीं शताब्दी में यानी सबसे ज़्यादा तापमान में बढ़ने की प्रवृत्ति जो दिखाई गई है वो 20वीं शताब्दी में बताई गई है। 20वीं शताब्दी में हमारे यहाँ तापमान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। देखिए अभी आपका जो शताब्दी चल रही है वो 21वीं चल रही है। आप जानते होंगे 21वीं शताब्दी हमारी चल रही है। इससे पूर्व वाली यानी 1900 से लेकर 1999 तक जो शताब्दी रही है उसे हम 20वीं शताब्दी के रूप में जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर सन 2000 के बाद से लेकर यानी सन 2000 के बाद से लेकर सन 2099 तक जो शताब्दी है उसे हम किसके रूप में जानेंगे, उसे 21वीं शताब्दी के रूप में जानेंगे। तो हम लोग किस शताब्दी में चल रहे हैं, अभी 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट नोट करेंगे, 8वां पॉइंट, कि 20वीं शताब्दी में यहाँ पे लिखेंगे सबसे अधिक तापन 2 अवधियों में हुआ। एक 1901 से लेकर 1944 तक, 1977 से लेकर 1999, इन अवधि में सबसे ज़्यादा तापन हुआ है, ठीक है। बताया गया है कि भाई इन दोनों में से प्रत्येक अवधि में भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय ऊष्मन 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। कितना बढ़ गया इनमें? 0.4 डिग्री सेल्सियस इन अवधियों में बढ़ गया है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 9वां पॉइंट यहाँ नोट करेंगे, यहाँ पर 9वां पॉइंट नोट करेंगे। देखिए 20वीं शताब्दी के अंत में जो औसत वार्षिक तापमान का जो वैश्विक अध्ययन है वो 19वीं शताब्दी में जो हमने तापमान दर्ज किया था उससे 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यानी कहने का मतलब ये है कि 1990 से लेकर 99 की जो दशक है, अंतिम दशक है 20वीं शताब्दी का, और हमने उससे पहले 19वीं शताब्दी का लास्ट वाला दशक है, 18वीं शताब्दी का पूरा समय है 1800 से लेकर 1899 वाला, उनके बीच में जो यानी कि तापमान का परिवर्तन हम बताया गया है कि भाई यहाँ पर 1990 के दशक में आकर हमने यहाँ की तुलना में इस 18वीं सदी की तुलना में 19वीं सदी में 0.6% तापमान की वृद्धि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, वो बताया गया है यहाँ पर। तो 9वां पॉइंट ये नोट कर लेना, ठीक है। इसी में नोट कर लेना कि सन 1998 संभवतः न केवल 20वीं शताब्दी का बल्कि पूरी सहस्राब्दी का सबसे गर्म वर्ष था, ठीक है। सहस्राब्दी का मतलब पूरा लगभग 1000 सालों में सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे गर्म वर्ष था। तो ये तो आपने नोट कर लिया। इसी के साथ आपका एक चैप्टर
समाप्त हो जाता है। आई होप आप लोग प्रॉपर वे में नोट्स बना रहे होंगे। देखिए बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ 1-2 दिन में, यानी ऐसी तकनीक जो है अभी हाथ में लगी है, लेकिन सिस्टम मेरा अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ आपसे लाइव आकर, यानी लाइव आकर मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के कुछ डाउट हैं प्रीलिम्स को लेकर, यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, तो उनको लेकर जो डाउट्स हैं आपके मन में कि भाई कोरोना की त्रासदी में प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने का मेरा मन कर रहा है। उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन लाइव आकर वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। तो आई होप आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते रहिए, अपनी पढ़ाई जो है निरंतर जारी रखिए। ठीक है, तो चलिए आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।